हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास नाइन्थ, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में कबीर दास के पद के एमसीक्यू दिए थे। अब आगे लिहाजा की ओर से एमसीक्यू है जो आपके फर्स्ट टर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि सभी लोगों को लाभ मिल सके। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न आपका है, लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया है। तो ऑप्शन है आपके पास लंगकोर, नेपाल, भारत या श्रीलंका। तो लेखक ना नेपाल और ना ही भारत और ना ही श्रीलंका, लंगकोर जाते हुए रास्ता भटक गया है। ये पहला क्वेश्चन है और ये राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा रचित लिहाजा की ओर पाठ से मैंने लिया है। तो इसको आप लोग सभी लोग अच्छे से देखिए और बेहतर तरीके से इसको रिवाइज करिए, पढ़िए। आगे देखते हैं। सुमित कौन था? ये सुमित नहीं होगा, ये गलत लिखा गया है, ये सुमति होगा। ठीक है, सुमति कौन था? क्या लेखक का मित्र था, क्या एक पुरोहित था, भिक्षु था या सभी कथन सही है? तो यहाँ पे सभी कथन सही है, क्योंकि सुमति जो थे वो लेखक के मित्र भी थे, एक पुरोहित भी थे, भिक्षु भी थे, ये तीनों वो थे। ठीक, तो इसके आधार पे आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राहुल सांस्कृत्यायन जी की मृत्यु कब हुई? राहुल सांस्कृत्यायन जी की मृत्यु कब हुई? आप लोगों ने पाठ को पढ़ा होगा तो जानते हैं कि राहुल सांस्कृत्यायन की मृत्यु 1963 में हुई। ठीक है, तो ये ऑप्शन और ये सारे गलत हैं। ऑप्शन दूसरा आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया? क्या उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया, पारसी, बौद्ध और जैन? मतलब इनमें से कौन सा धर्म राहुल सांस्कृत्यायन जी ने अपनाया? तो आप सभी को पता होगा कि राहुल सांस्कृत्यायन जी ने बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, ये जैन, पारसी और हिंदू ये तीनों गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक के साथ दूसरे व्यक्ति का क्या नाम था? माने लेखक के साथ जो दूसरे व्यक्ति थे उनका क्या नाम था? या दूसरे होगा, दूसरा नहीं होगा। तो उसमें से ऑप्शन आपके पास हैं बौद्ध, सुमित या मित्र। तो अभी आगे मैंने पीछे बताया आप लोगों को कि उनके मित्र थे सुमत। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, यानी सुमत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया? जब लेखक घोड़े पे बैठा था और वहाँ पे मतलब सोते हुए जा रहा था, तो वो कितने दूर तक चला गया? तो लेखक गलत रास्ते पे कितने दूर तक चला गया? 1 मील से ज़्यादा, 2 मील से ज़्यादा, 3 मील से ज़्यादा या 7 मील से ज़्यादा? तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही होगा। ऑप्शन ए, 1 मील से ज़्यादा, ये वाला सही है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन देख के कैसा लग रहा है ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन सारे मैंने इम्पॉर्टेंट उठाए हैं जो आपके फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। थुक्पा क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। ये शब्द आया है लिहाजा की ओर पाठ में। तो देखिए क्या है। क्या एक स्थान है, वस्त्र है, एक जानवर का नाम है या एक खाद्य पदार्थ का? तो थुक्पा एक खाद्य पदार्थ का नाम है, ना ही जानवर और ना ही वस्त्र और ना ही स्थान। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन होगा 4, एक खाद्य पदार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान ढोने वाले को क्या कहते हैं? भरया, भरिया, भिरया, भीरिया। तो सामान ढोने वाले को भरिया कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही होगा। आप लोग इस सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी पे ज़रूर उतारिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे।
अगला क्वेश्चन है, रास्ते पर जगह जगह किस देश के फौज की चौकी और किले की घेराबंदी थी? तो ऑप्शन इसमें है आपके पास नेपाल, भूटान, चीन या किसी की भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा चीन। ठीक है, 3 वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वह रास्ता प्रमुख रूप से किनके प्रयोग में आता है? मतलब जो रास्ता था वो किन लोगों के प्रयोग में आता था? जो रास्ता बना हुआ था, क्या आम लोगों के प्रयोग में आता था, व्यापारियों के, किसी के भी नहीं, सैनिक और व्यापारियों, किसके? तो आप पाठ अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है। सैनिक और व्यापारियों के लिए प्रमुख रूप से रास्ता प्रयोग में आता था। ल्हासा की ओर नामक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो आप सभी लोग इससे परिचित हैं, राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, मोहन सांस्कृत्यायन गलत है, प्रेमचंद रविदास ये सब गलत है, राहुल सांस्कृत्यायन सही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पाठ में कहाँ की यात्रा का वर्णन किया गया है? नेपाल की, तिब्बत की, चीन की कि भूटान की? तो तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया गया है, जो ल्हासा की राजधानी है। तो इस हिसाब से आप लोगों का ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, उस समय किसी भी भारतीय को कहाँ जाने की मनाही थी? तो क्या तिब्बत, चीन, नेपाल या श्रीलंका? तो सबको उस समय, जिस समय की ये बात है, जिस समय लेखक ने ये यात्रा वृत्तांत लिखा है, उस समय सबको तिब्बत जाने की मनाही थी। ठीक है, चीन, नेपाल और श्रीलंका गलत है, तिब्बत आपका सही ऑप्शन है। वहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने लेखक और उनके मित्र से कितनी पर्चियों की मांग की थी? जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे लेखक से पर्चियों की मांग की गई थी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 1, 2, 3 या 4? तो वहाँ पे 2 पर्चियों की मांग की गई थी। ठीक है, 3, 4, 1 आपके सही गलत हैं। क्वेश्चन ऑप्शन 2 आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तिब्बत की ऊंचाई कितनी थी? तिब्बत की ऊंचाई कितनी थी? क्या 12,000 से 13,000 फीट थी, 13,000 से 14,000 फीट थी, 15,000 से 16,000 फीट थी या 1600 से 1700 फीट थी? चलिए, तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें 1600 से 1700 फीट आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेखक ने डांडे की चढ़ाई के लिए किसकी सहायता ली? मित्र की, गाड़ी की, बस की, घोड़े की? किसकी सहायता ली? तो जो डांडे की चढ़ाई थी वो बहुत ऊपर थी, इसलिए लेखक ने घोड़े की, बस की तो बात ही नहीं, गाड़ी तो एकदम नहीं, और मित्र की भी बात नहीं, यहाँ पे घोड़े की उन्होंने सहायता ली थी। अगला क्वेश्चन, तिंगरी के मैदान की क्या विशेषता थी? वह बिल्कुल समतल था, वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, वह पहाड़ों से घिरा एक टापू था या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से बताएं आप लोग, तिंगरी के मैदान की क्या विशेषता थी? आप लोगों को, आप जिन्होंने भी पाठ को बहुत गहराई से पढ़ा होगा, बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, वो लोग ज़रूर जानते होंगे। वह पहाड़ों से घिरा एक टापू था, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। यहाँ पे ये नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत। तिंगरी से लेखक ने अपनी यात्रा की शुरुआत कब की थी? तो बताइए आप लोग, सुबह की थी, शाम की थी, दोपहर की थी या रात की थी? देखिए, अभी जब आप लोगों ने पाठ को पढ़ा होगा तो उसमें बताया होगा कि उन्होंने यात्रा दोपहर से शुरू की थी, जिसकी वजह से धूप लग रहा था। तो ये ऑप्शन 3 आपका सही होगा। रात, शाम और सुबह ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तिब्बत की जमीनों पर किनका आधिपत्य था? मजदूरों का, सरकार का, लुटेरों का या जागीरदारों का? तो मजदूरों का तो बिल्कुल नहीं था, सरकार वहाँ थी ही नहीं जिससे सहायता ली जा सके या दी जा सके। लुटेरों का आधिपत्य था, लेकिन वो लूटपाट के हिसाब से था। सबसे सही ऑप्शन 4 जागीरदारों का था। नमसे केमठ
के भगवान बुद्ध के वचनों की हाथ से लिखी गई कितनी पोथियों का माने कितनी पोथियों का संग्रह था। यहाँ पे इतनी हो गया है, ध्यान दीजिएगा कितनी पोथियाँ थी। तो इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 यानी 103। 102 गलत, 200 गलत और 100 गलत। ठीक, यानी 103 पोथियाँ वहाँ पे नेमसे के मठ में, ये के मठ लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। के मठ में भगवान बुद्ध के वचनों के हाथ से लिखी कितनी पोथियों का संग्रह था, तो 103। अगला क्वेश्चन, भरिया किसे कहते हैं। ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, पहले इससे क्वेश्चन आए थे। देखिए क्वेश्चन कई तरह से, एक ही शब्द से कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने सबको उठाया है कि टाइप अलग अलग होगा, माध्यम एक ही होगा। तो भरिया किसे कहते हैं, कुली को, मजदूर को, पुरोहित को या किसान को। किसान किसानी करता है, पुरोहित पूजा करता है, मजदूर अपना खेती बाड़ी का काम करता है और कुली जो है भरिया यानी भार ढोने का काम करता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन 1 आपका सही होगा। सॉरी, हाँ, ऑप्शन 1। निर्जन शब्द में उपसर्ग बताइए। निर्जन शब्द, निर्जन में निह उपसर्ग है, ठीक है। नी, नीर और निस नहीं है, नी उपसर्ग है जो निर्जन शब्द में माने समाहित है। तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती थीं। क्या प्लेट में देती थीं, खटी में देती थीं, खोटी में देती थीं या ग्लास में। तो सबसे पहले चाय की ही बात हुई है, तो पाठ के आधार पे तो आप लोग ध्यान देंगे तो वहाँ आप लोगों को दिखेगा कि तिब्बत की महिलाएं खोटी में चाय देती थीं, यानी खोटी। ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन ज़्यादा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन फिर भी समझाने का प्रयास कर रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस पाठ का नाम ल्हासा की और है, क्या ये सही है या गलत है। ध्यान दीजिएगा, ल्हासा की और है, तो आप लोगों ने जब पाठ पढ़ा होगा तो ल्हासा की ओर है, ना कि ल्हासा की और है, तो ये गलत होगा। इस पाठ का नाम ल्हासा की ओर नहीं है, यानी ये गलत है। ठीक, ये वाला यानी गलत वाला सही है और सही वाला गलत है। अगला क्वेश्चन, यह लेखक की कौन सी यात्रा थी। पहली थी, पांचवी थी, दूसरी थी, यह यात्रा ही नहीं थी, क्या थी। तो जब आप किताब उठाएंगे तो सबसे पहले जहाँ पे इस पाठ के बारे में बताया गया है लेखक के जीवन परिचय में, उसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि यह लेखक की पहली यात्रा थी, पांचवी, दूसरी और यात्रा ही नहीं थी, ये गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें कौन सी हैं। थाने, डांडे, ढाढ़े, ढांढे, ढाढ़े, ढांढे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। थाने नहीं, डांडे नहीं, ढांढे नहीं, यानी ऑप्शन बी आपका ढांढे सबसे खतरे की जगह माना गया है वहाँ पे। कुची कुची का क्या अर्थ है। क्या धीरे धीरे, कुछ कुछ, परे परे, दया दया। यानी लेखक ने बताया है कि जब भिखमंगों के वेश में हम लोग वहाँ पे थे तो हम लोग लुटेरों को मतलब लुटेरों से बचने के लिए भिखमंगों जैसा भेष बना के और दया दया करके, यानी कुची कुची करके उनसे बचने का प्रयास करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही होगा। लेखक किसकी तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। देखिए इसको बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28, किसकी तरह अपने घोड़े पे झूमता हुआ चला जा रहा है। दोन किव क्वस्तो, दोन किव क्वस्तो, ये शब्द बड़ा ही अटपटा थोड़ा सा है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये शब्द जो है इसमें से सबसे सही शब्द क्या है, तो सबसे सही शब्द ऑप्शन नंबर ए है। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और इसका मतलब होता है जैसे अंग्रेज जो थे वो अपने आप को, जब हमारा देश पर मतलब आज़ाद नहीं था तब वो उस तरह से राज करते थे। तो मैंने इस शब्द का माध्यम यही है कि बहुत निर्भीकता पूर्वक राज करना या फिर राजा जैसा अपने आप को समझना, इसका अर्थ होगा।
तो उसकी तरह वो झूमता हुआ चला जा रहा था। उसको याद नहीं था कि जाना कहाँ है। तो वो ये आपका जो पहला ऑप्शन है, देखिए देखने में सभी एक ही जैसे लगेंगे लेकिन सभी गलत हैं। दोन किव क्वस्तु, एकदम ध्यान से आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक जहाँ से गलत रास्ते पर चला गया वहाँ कितने रास्ते फूट रहे थे? तो ऑप्शन ए 4, 5, 3, 2। तो इसमें से आपका 4 गलत है, 5 गलत है, 3 गलत है। ऑप्शन डी आपका सही है, 2। अगला क्वेश्चन है आपका, मंगोलों का मुंह कैसा होता है? लाल होता है, पीला होता है, सांवला होता है या सफ़ेद? तो ना ही सफ़ेद और ना ही सांवला ना ही पीला। ऑप्शन ए आपका सही है। सुमत ने कितनी टोकरी कंडे फूंक डाले थे? यानी अपने मित्र का इंतजार करते करते, लेखक का इंतजार करते करते सुमत ने कितनी टोकरी कंडे फूंक डाले थे? तो इसमें ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है आपका? 2। 3, 4, 1 नहीं, 2। सुमत ने कितनी बार चाय को गर्म किया? जब उनके मित्र नहीं आए तो वो चाय बार बार गर्म कर रहे थे, तो कितनी बार? 1, 2, 3 या 4? तो ऑप्शन सी यानी आपका 3 सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। थोंगला क्या है? क्या एक बर्तन है, एक स्थान है, एक वस्त्र है या एक व्यक्ति का नाम है? बताना है आपको। तो ये थोंगला जो है ये एक स्थान का नाम है, ठीक है, ना ही बर्तन का, ना ही वस्त्र का और ना ही एक व्यक्ति का। थोंगला एक जगह का नाम है। लेखक ने सुमति को आदमी मिलने का बहाना बनाकर किस विहार की ओर चलने के लिए कहा? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिए हैं वो भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते हैं कि सेकर विहार, ठीक है, सेकर, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन 35, सेकर विहार के कंजूर की कितनी हस्तलिखित पोथियाँ थीं? देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया है और यहाँ भी है, तो ये किस टाइप से पूछा जा रहा है इसके आधार पे बताया गया है। 101, 102, 103 या 104? तो इसमें 103 ऑप्शन आपका सही है, बाकी 101, 102, 104 गलत है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे आप लोगों के लिए और प्रोत्साहित होकर वीडियो बनाने में मन लगे और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कौन सा शास्त्र लिखा था? अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र या घुमक्कड़ शास्त्र? तो पहले ही जीवन परिचय के आधार पे वो घुमक्कड़ थे, यानी उन्हें घूमने का बहुत शौक था, जिसकी वजह से उन्होंने ये वृत्तांत पूरा लिखा। तो घुमक्कड़ शास्त्र आपका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, सेकर विहार में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों में प्रत्येक का वजन कितने कितने सेर का था? तो इसमें आपको सही ऑप्शन चुनना है, क्या 15-15, 16-16, 17-17 या 18-18? तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? 18-18 नहीं होगा, 17-17 भी नहीं होगा, 16-16 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी 15-15 शेर की वो पोथियाँ थीं। अगला क्वेश्चन, किस भिक्षु से विदाई लेकर लेखक चल पड़ा? नमस, नमसे, नेमस, नेमत? तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन आपका न ये है और ना ही ये और ना ही ये। ऑप्शन ये आपका सही है, नम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, यह कथन किसका है? लेखक का है, नमसे का है, सुमित का है या चीनी का है? तो ये जो कथन है वो लेखक का है, यानी लेखक ने अपने मित्र सुमत से कहा कि मतलब मैं अपने जानबूझ के नहीं गया, पता नहीं कैसे मैं चला गया, जो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, यानी घोड़े का दोष बताया उन्होंने। अगला क्वेश्चन 40,
नेपाल के अतिरिक्त किस देश की चीज़ें नेपाल तिब्बत मार्ग से जाया करती थीं? तो इसमें ऑप्शन आपके पास है चीन की, हिंदुस्तान की, जापान की और पाकिस्तान की। तो सही ऑप्शन आपका हिंदुस्तान की। जब आप शुरू में ही पाठ को पढ़ेंगे वहीं पे आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। नेपाल तिब्बत मार्ग व्यापारिक होने के साथ साथ कौन सा मार्ग था? पर्यटन मार्ग, आम आवागमन मार्ग, सैनिक मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मार्ग था। तो इसमें सही ऑप्शन ग है, यानी सैनिक मार्ग। ये पर्यटन मार्ग भी नहीं था, आम आवागमन मार्ग भी नहीं था, इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता। अगला प्रश्न है आपका, लेखक 5 साल पहले किसके वेश में घोड़े पर सवार होकर तिब्बत आए थे? 5 साल पहले की भी उन्होंने बात उसमें बताई है, तो कैसे आए थे? क्या भद्र पुरुष के वेश में, साधु के वेश में, स्त्री के वेश में या भिखमंगे के वेश? तो 5 साल पहले की बात हो रही है, और जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें 5 साल बाद की बात हो रही है। तो वहाँ पे आपका ऑप्शन होगा घ, यानी भिखमंगे के वेश में। ये गलत है, साधु भी गलत है, स्त्री भी गलत है। लेखक समुद्र तल से कितने फीट ऊंचे खड़े थे? आपको इसका आंसर बताना है। लेखक समुद्र तल से कितने फीट ऊंचे खड़े थे? क्या 15-16 हजार फीट, 17-18 हजार फीट, 16-17 हजार फीट या 10-12 हजार फीट? तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा 17 से 18 हजार फीट, यानी ख आपका सही ऑप्शन होगा। 17 से 18 हजार फीट आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिंगरी का विशाल मैदान किससे घिरा हुआ था? क्या वो नदी से घिरा हुआ था, पहाड़ियों से, जंगलों से या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन बताएं। नदी से तो हो ही नहीं सकता, जंगल भी नहीं है, इनमें से कोई, यानी वो पहाड़ियों, यानी ख ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत की जमीन किस में बटी है? किसानों में, मजदूरों में, जमींदारों में या जागीरदारों में? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर जागीरदारों में होगा, यानी जमींदारों में भी नहीं था, मजदूरों में भी नहीं और किसानों में नहीं। घ जमींदारों में बटा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत में धूप से बचने के लिए लेखक किस चीज़ से सिर को ढकते थे? तो टोपी से, मोटे कपड़े से, छतरी से या इनमें से कोई नहीं? उन्होंने बताया कि कपड़े को, एक मोटा कपड़ा अगर मुंह पे डाल लिया जाए तो वो जो जलन होती है वो कम हो जाएगी धूप की। तो यहाँ ऑप्शन ख आपका सही होगा और ये बाकी ऑप्शन आपके गलत होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक भिखमंगे के वेश में क्यों यात्रा कर रहे थे? डाकुओं के डर से, गरीबी के कारण, घर से दूर होने के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो डाकुओं के डर से ही वो लोग मतलब भिखमंगों का वेश धारण किए थे, ताकि उनकी नज़र हम पर न पड़े। ठीक, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। तिब्बत का हर जागीरदार किनसे खेती कराता था? तिब्बत का हर जागीरदार किनसे खेती करवाता था? किसानों से, ठेकेदारों से, बेगार मजदूरों से या भिक्षुकों से? तो सही ऑप्शन आपका ग होगा, बेगार मजदूरों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक ने किसे दूर दूर के गांव में न जाने के लिए राजी कर लिया? सहयात्री को, सुमति को, दुकानदार को, इनमें से कोई नहीं? तो ये ऑप्शन आपके ख सही है और ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। अब इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ल्हासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? क्या वो संस्मरण है, रितोतार्ज है, रिपोतार्ज, डायरी, ये द्वायरी नहीं होगा, डायरी होगा, या यात्रा वृत्तांत? तो इसमें से आप बताएं कि ये कौन सा हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो ये आपको ऑप्शन डी यात्रा वृत्तांत है। चलिए, वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़
आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल है। थैंक यू।